अच्छा, पॉन्डरिंग पुलाव को अब ट्राई करते हैं हम। आई होप कि आवाज अब ठीक हो गई होगी। हेलो जी मेरी हेलो, आवाज़ अब ठीक ठीक है। अभी तो ठीक है। अच्छा हाँ जी, क्या बात करेंगे? कैसे हैं आप जनाब? मैं ठीक, जबरदस्त। अच्छा, जी क्या मैं बात अच्छा। करेंगे? बात 3-4 पॉइंट्स ऐसे लेकिन चलें, देखता हूँ कितने थोड़ी सी देर में कर सकते हैं। एक तो मैं आपका और कैसर साहब का जो एक डिबेट थी वो देख रहा था। तो मैंने कुछ हद तक एवोल्यूशन को पढ़ रखा है। मैं कहूँगा ओवरऑल हाई लेवल मैकेनिज्म थोड़ा समझता हूँ, बहुत डिटेल में नहीं। मुझे बताएं कि जो अ, उनके पॉइंट्स थे उसमें जैसे एक पॉइंट है जिसमें उन्होंने वेटिंग टाइम प्रॉब्लम जो कहलाता है उसका कोई एकेडमिक रिस्पांस कहीं रिसर्च पेपर की फॉर्म में या कोई दिया गया प्रॉपर्ली, या किस तरह उसको रिस्पॉन्ड करते हैं वो जो ये म्यूटेशन रेट वो मेंशन कर रहे थे उसका वो रिस्पांस अब मैं आपको रिसर्च पेपर की तरफ पॉइंट आउट करने के बजाय मैं आपको हाँ। ये बता सकता हूँ कि जेनेटिक्स पे लिखे जाने वाली हर किताब में उसका रिस्पांस है। हम्म, वेटिंग प्रॉब्लम अच्छा। किस वाली को और वो आप अगर कह हाई रहे हैं कि लेवल जो वो बता। ये कहते हैं कि जी, वो ये कहते हैं कि प्रोटीन इवॉल्व ही नहीं हो सकती। नहीं नहीं, वो जैसे फॉर एग्जांपल वो बात कर रहे थे ह्यूमन एवोल्यूशन की ना। तो उसमें जो अच्छा, उन्होंने एक क्या? फार्मूला बनाया हुआ था, फार्मूला जो एक वो किया था कि जो म्यूटेशन एवरेज म्यूटेशन रेट मल्टीप्लाइड बाय द पॉपुलेशन और देन उसका फिक्सेशन का टाइम, वो जो एक फार्मूला है। वो तो ही इज बेसिकली लाइंग देयर। और जो अच्छा। जो एतराज भी कैसर साहब ने किया है ना, वो बड़ा हम्म, पुराना एतराज है। जो उन एतराजात का बानी है माइकल बेही, वही उन पे ऊपर अच्छे तरीके से छितर खा चुका है असल में। हम्म, ये बात याद रखें, कैसर साहब, माइकल बेही का एक प्रॉब्लम है। माइकल बेही का प्रॉब्लम क्या है? वो ये है कि वो आपको और मुझे ये धोखा देने की कोशिश करता है कि सारी एवोल्यूशन पॉइंट म्यूटेशंस के जरिए होती है। ठीक है, माइकल बी ही क्या धोखा देता है कि सारी म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशंस के जरिए होती है। माइकल बी ही एपिजेनेटिक्स को टोटली इग्नोर करता है। ठीक है, ये दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से माइकल बी ही का जो रीजनिंग है वो टोटली फ्लॉड है। वो ये कहता है कि जी, एक इंसान में ये म्यूटेशन हुई है, इस म्यूटेशन के अंदर इतने ज्यादा जो है वो बेस पेयर्स हैं जो कि इस म्यूटेशन में इन्वॉल्व हैं, और ये म्यूटेशन जो है अगर इंसान की आज तक टोटल चिंपैंजी से लेके या ह्यूमन चिंप कॉमन इंसेस्टर से लेके अब तक इतनी जनरेशन हुई है। ठीक है, सही है। वो ये गिन जी लेता है और फिर उसके बाद कहता है कि अब जो इंसान में इतनी बड़ी म्यूटेशनल चेंज आई है या एवोल्यूशनरी चेंज आई है वो पॉइंट म्यूटेशंस के थ्रू हुई है। भाई, एवोल्यूशन का ये क्लेम ही नहीं है कि चेंज सिर्फ पॉइंट म्यूटेशन के थ्रू होती है। देयर आर मोर देन 20 टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। ठीक है, और एपिजेनेटिक्स जो है यहाँ एनवायरमेंट के अंदर ऐसे ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक खास पॉइंट इन टाइम के अंदर एवोल्यूशन को स्टीरॉइड्स लगा देती हैं। बहुत तेज होती है एवोल्यूशन उसकी वजह से। ठीक है जी, तो इन सब चीजों को वो इग्नोर कर देता है। जैसे अब इंसान और चिंपैंजी में जो सबसे बड़ा फर्क है वो एक म्यूटेशन है जिसे कहा जाता है कि हमारा चिंपैंजी के अंदर क्रोमोसोम 2A और 2B है, मगर इंसान के अंदर क्रोमोसोम 2A ज्वाइन हुआ हुआ है। जी, वो जिसको आपने ठीक है, डिस्क्राइब 2A और किया था 2B उसमें। ज्वाइन। ठीक है, अब ये जो म्यूटेशन है ना, अगर इस म्यूटेशन को पॉइंट म्यूटेशंस के जरिए समझा जाए कि ये होगी, तो ये इम्पॉसिबल है, नहीं होगी। इन द लाइफ टाइम ऑफ यूनिवर्स भी नहीं हो सकती, और इन द नेक्स्ट बिलियन ट्रिलियन ईयर्स भी नहीं हो सकती। मगर प्रॉब्लम यह है जी कि ये पॉइंट म्यूटेशन के थ्रू तो हो ही नहीं रही। ये तो क्रोमोसोम ब्रेक कर रहा है और फिर इन्वर्स करके और फिर ज्वाइन कर रहा है। और ये जो है, ये म्यूटेशन आज भी हम इंसानों में आज भी हो रही है। ये कितनी कॉमन है, यानी मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि ये जी जी। इन्वर्जन और ज्वाइनिंग, दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स की आपस में जाके जुड़ जाना बीच में, ये कितना कॉमन है कि आज आपको जितने कैंसर होते हैं ना, उनमें से 90% यही कैंसर हैं, इसी वजह से होते हैं। ठीक है जी, और कितनी जेनेटिक डिजीजेज हैं जिन जो इसी वजह से होती हैं, क्रोमोसोम इन्वर्जन की वजह से। कई बार ऐसे होता है कि एक क्रोमोसोम खुद ही टूट के उल्टा जुड़ जाता है, अब वो भी किसी काबिल नहीं रहता, कैंसरस ट्यूमर्स में बन जाता है। फिर इंसान में कई क्रोमोसोम ऐसे हैं कि जो
बाद में सेल्स के अंदर टूटने के बाद जाके किसी और क्रोमोसोम के साथ मिल जाते हैं। ठीक है जी, ये एक बड़ी कॉमन म्यूटेशन है इंसान में। अब मसला यह है कि इंसान की क्रोमोसोम 2 की जो जो क्रोमोसोम 2A 2B की जो फ्यूजन है वो एग्जैक्टली इस चीज की एग्जांपल है। मगर इसमें और उसमें और हम में फर्क क्या है? सिर्फ कि आज जब इस तरह की इन्वर्जन और फ्यूजन होती है तो वो हमारे सारे के सारे जो नॉन सेक्स सेल्स हैं उनके अंदर हो रही है। ठीक है, मगर वही इन्वर्जन जब सेक्स सेल्स के अंदर हो गई तो उसने एक एवोल्यूशनरी नया सिस्टम शुरू कर दिया। और अब सोचने की बात यह है कि हम क्या कैसर साहब के हिसाब में या माइकल बीही के हिसाब में ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकती, इन द एज ऑफ द यूनिवर्स ये नहीं हो सकती। मगर मसला ये है कि एज ऑफ द यूनिवर्स क्या होनी है, आज दुनिया में जितने कैंसर पेशेंट्स हैं उनमें से कितने सारों को यही इन्वर्जन और फ्यूजन के प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, मगर मसला यह है कि वो सेक्स सेल्स के बजाय वो जो है वो उसके अंदर हो रही है। अब एक मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं कि अगर ये सोमैटिक सेल्स के अंदर हो रही है, बॉडी के अपने सेल्स के अंदर, तो क्या हम ये माने कि ये सेक्स सेल्स में नहीं हो सकती? बिल्कुल हो कोई सकती है, रीजनिंग, लॉजिकल उसका भी रीजनिंग चांस है, उसका भी बल्कि चांस है। होती है, चांस नहीं है, होती है। कैसे होती है? आपके स्पर्म या एग में जब ये म्यूटेशन होती है और आपका वो स्पर्म अगर निकल जाता है तो किसको पता लगेगा कि उसके अंदर ये म्यूटेशन हुई है? नहीं होगी। दूसरी बात है कि अगर मां के अंदर एक उसके सोमैटिक उसके सेक्स सेल्स के अंदर एक इस तरह की फ्यूजन हो जाती है और बाद में वो फ्यूजन से वो बेबी जो है वो बन ही नहीं पाया या वो बेबी सर्वाइव ही नहीं कर पाया, तो जाहिर बात है कि वो वहां पे कैंसिल आउट हो जाती है। मसला यह है कि सोमैटिक सेल्स में जब म्यूटेशंस इस तरह की होती हैं, जिस म्यूटेशन की हम बात कर रहे हैं, तो वो कैंसर के तौर पे अपीयर करती है। मगर जब जर्म लाइन में ऐसी म्यूटेशन होती है तो बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए वो कभी हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते, वो बच्चा जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से अबॉर्ट हो जाता है। अब क्या करेंगे आप, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इंसान और चिंपैंजी की, इंसान की कॉमन पीछे से एंसेस्ट्री में आते आते पता नहीं कितने मिलियन साल पहले ये बात हुई है कि ये फ्यूजन जर्म लाइन में हुई थी और जर्म लाइन में ये म्यूटेशन ऐसी हुई थी कि हेल्दी बच्चा पैदा हो गया था। अब एक और बात है कि क्या एक इंडिविजुअल होगा जिसमें ये हुई होगी? ये भी एक सोचने की बात है। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि वो एक इंडिविजुअल नहीं होगा जिसमें ये हुई होगी। जिस तरह आज कुछ बीमारियां, कुछ कैंसर ऐसे हैं कि जो ज्यादा प्रेवलेंट होते हैं एक पॉपुलेशन के अंदर, इस तरह उस टाइम एपिजेनेटिक्स की वजह से एनवायरनमेंट में कोई ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से वो म्यूटेशन उसके अंदर ज्यादा प्रेवलेंट थी, तो वो हो रही थी। ठीक है, तो ये जो काउंट करते हैं ना, एक जैसे एक बड़ा इनका सिंपल आर्गुमेंट है, ओ जी ये प्रोटीन जो है ना हमारे पास, इस प्रोटीन की लेंथ है जी 147 बेस पेयर्स। ठीक है जी, अमीनो एसिड्स की। और जी ये तो जी पूरे यूनिवर्स में भी नहीं बन सकती जी बाय चांस। तो भाई हम बात ही नहीं कर रहे कि बाय चांस बन रही है, हमें पता है कि वो बाय चांस नहीं बन रही है। एवोल्यूशन डज तो नॉट टेंडेंसी भी मीन है ना। रैंडम चांस। एक बात याद रखें, ये अब मैंने बात करनी शुरू की है, आई डोंट नो कि किसी साइंटिस्ट ने अपनी किताब में लिखी होगी, किसी ने कुछ किया होगा, मगर मैं आपको ये बात बता दूं, एवोल्यूशन इज बेसिकली इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ असल में। ठीक है, एवोल्यूशन लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी का एक में इंक्रीज है, और जो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होता है तो उसके साथ क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के बनने की कैपेबिलिटी होती है। यानी जब जमीन पे लाइफ का ओरिजिन हुआ था तो कॉम्प्लेक्सिटी अगर 1 थी ना, तो आज कॉम्प्लेक्सिटी 1 बिलियन है। ठीक है, उस टाइम लाइफ का पहला स्टेप था कि वो लेवल 1 कॉम्प्लेक्सिटी से जानदारों को लेवल 2 कॉम्प्लेक्सिटी पे लेके जा सकते, फिर उसके बाद जो आई वो 2 से 3 पे जा सकती थी, जो 3 से 4 पे जा सकती थी, 4 से 16 पे जा सकती थी। मगर फिर एक ऐसा वक्त आया आज से 555 मिलियन साल पहले के लाइफ ने वो भी एक बहुत बड़ा जो है ना वो स्टेप किया कि लाइफ जो थी वो सिंगल सेलुलर थी मगर वो मल्टी सेलुलर हो गई। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं, एवोल्यूशन कभी ये काम करती नहीं है कि वो स्क्रैच से शुरू करे, कि वो एक नई प्रोटीन फ्रॉम स्क्रैच बनाए। क्यों? क्योंकि हमें डीएनए के अंदर ही ये बात का पता है कि कोई भी नया जीन ऐसे नहीं बनता कि जी एकदम कोई रैंडम आके मिल जाएंगे जो है वो
न्यूक्लियोटाइड्स और एक नया जीन बन के डीएनए में इंसर्ट हो जाएगा। नहीं, जीन्स भी हमारे अंदर एक तरीके से थोड़ी आते हैं, जीन्स भी कई तरीकों से आते हैं। जैसे एक और बात है कि किसी वायरस ने हमें इन्फेक्ट किया और एक जीन उस वायरस में था और वो वायरस से जीन हमारे जीनोम में कॉपी हो गया, ठीक है जी। यहां तो वो जीन हमारे जीनोम में कॉपी हुआ और उसने कोई नई प्रोटीन साथ ही बनानी शुरू कर दी जो प्रोटीन हमारे लिए यूजफुल थी, तो वो प्रोटीन हमारे पास आ गई। दूसरी बात यह है कि जीन वायरस से हमारे अंदर कॉपी हुआ और क्या हुआ जी, वो जो जीन है वो खुद इन इटसेल्फ शुरू में डेंजरस था और शुरू में हमारी म्यूटेशंस होती रही उस जीन के अंदर और हमने उसे डोरमेंट कर दिया। अब वो डोरमेंट पड़ा हुआ है, अब वो मजीद इवॉल्व हो रहा है, उसके अंदर मजीद म्यूटेशंस ने अब उसी डोरमेंट जीन को एक नए जीन के तौर पे बेनिफिशियल बना के हमारे जीनोम में एक नया काम करने के लिए लगा दिया। तो ये जो है ना, ये भी एक एवोल्यूशन का तरीका है कि जिसमें हमें वो जीन एंसेस्टर से मिला ही नहीं है। हमें जीन कहां से मिल रहा है? हमें जीन मिल रहा है एक वायरस से जो कि हमें लगा था। दूसरी बात यह है कि फिर जीन से एलील्स बनते हैं। एलील्स क्या होते हैं? अब एक बात है कि ह्यूमन जो जेनेटिक सीक्वेंस को कॉपी करने वाला कोड है या राइबोसोम्स है या जो किनेसन है वो गलतियां करती है। और गलतियां कैसे करती है? एक बड़ी सिंपल गलती ये है कि हमेशा हम एक जीन की दूसरी तीसरी कॉपी बना लेता है हमारा जीन, ठीक है। हमारे जितने भी जीन्स हैं वो हाईली सिमिलर क्लस्टर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे जितने जीन्स हैं वो हाईली सिमिलर क्लस्टर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। हाईली सिमिलर क्लस्टर्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ग्लोबिन जीन्स है जो कि हमारे खून में ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो प्रोटीन्स वो कोड करता है हीमोग्लोबिन को बनाने वाली, ठीक है। अब उस जीन की 13 कॉपीज हमारे पास, आधी एक क्लस्टर में एग्जिस्ट करती हैं, आधी एक में। 6 कॉपीज एक क्लस्टर में एग्जिस्ट करती हैं तो 8 कॉपीज दूसरे क्लस्टर में एग्जिस्ट करती हैं, 7 कॉपीज, ठीक है। और ये इसलिए सेम जगह पे वो होती हैं क्योंकि उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है कि असल में ग्लोबिन जीन्स की जितनी भी कॉपीज बनी हैं वो एक जीन दोबारा कॉपी हो गया, दूसरा फिर तीसरी बार कॉपी हो गया, तीसरा चौथी बार कॉपी हो गया और करते करते उसकी 13 कॉपीज बन गई, ठीक है जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, चलें, ये आपने क्लियर कर दिया, मैं इस पे और थोड़ा सा सर्च करूंगा। एक और जो अच्छा चले, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो ये हाईली करिए। तो इस तरह से सारे जीन्स एक जीन की कॉपी से कई और जीन्स बन जाते हैं और वो जीन फिर डिफरेंट करने लग जाते हैं। 13 कॉपीज जो हमारे पास ग्लोबिन जीन्स की हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ 8 या 7 हैं जो कि काम करती हैं, जिनमें से 3 सिर्फ ऐसी हैं जो आज आप में और मुझ में एक्टिव हैं। बाकी की 6 जो है 9 काम करती हैं, बाकी की 6 जो है वो जब फीटस मां के पेट में होता था तब काम करती हैं, ठीक है जी। तो ये बात है, ये सारी चीजें होती हैं, यही वो चीजें होती हैं। तो अब अगर कोई बंदा सोचे कि वो एवोल्यूशन इम्पॉसिबल है, इतना बड़ा जीन्स नया कैसे बन गया, वो भाई जीन्स नए बनते ही नहीं है, एवोल्यूशन वैसे काम ही नहीं करती। पॉइंट म्यूटेशंस जो है ना वो एवोल्यूशन में सबसे छोटा पार्ट प्ले करती है। ये इन्वर्जन्स, ये फ्यूजन्स, ये ट्रांसलोकेशंस, ये मतलब ये चीजें जो है, जीन डुप्लीकेशन, वायरल इंसर्शंस, ये बहुत बड़ा काम करती है। अब जैसे एपिजेनेटिक्स की मैं एग्जांपल दे रहा था, अब एपिजेनेटिक्स की सबसे बड़ी एग्जांपल क्या होगी? बड़ी सिंपल सी बात है, आपके ज़हन में आती है कि एपिजेनेटिक्स की बहुत बड़ी एग्जांपल क्या होगी? नहीं, आप बताइए। वो वायरस जो कि बार बार हमारे जीन में इंसर्ट हो जाता है, रेट्रोवायरसेस। अब एक वायरस है, वो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है। अब एक चीज है कि बाकी तो एनवायरनमेंट और तरह से आपको इफेक्ट कर रही है, वायरस एक ऐसी चीज है कि डायरेक्टली आपको इफेक्ट कर रहा है। आप उस वायरस से इन्फेक्ट हो रहे हैं और वो वायरस बार बार आपके जीन में कॉपी हो रहा है। और जीन में कॉपी होने के बाद फिर रेट्रोवायरसेस फिर ऐसे भी होते हैं कि एक कॉपी नहीं, वो हजारों कॉपीज अपनी प्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है, हमारे जीन के अंदर। और जब एक वायरस ने अपनी 1000 कॉपीज हमारे जीनोम के अंदर इंसर्ट कर दी, तो अब आप मुझे बताएं कि उस वायरस के पास 1000 पॉइंट्स हैं जहां पे वो म्यूटेट होके कोई ऐसी यूजफुल चीज बना सकता है हमारे लिए। तो लाइफ जो है ना, लाइफ ये एक दूसरे को कैसे कैसे इफेक्ट करती आई है, वी आर ओनली बिगिनिंग टू लर्न इट। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि एवोल्यूशन जो है ना, एवोल्यूशन इटसेल्फ
असल में ज्यादा मजे का एवेन्यू साइंस का बना ही जेनेटिक्स के बाद। जेनेटिक्स से पहले तो हम एवोल्यूशन को समझ लें कि हम एवोल्यूशन को, यानी बेसिकली दूरबीन से चांद को देखना और चांद पे लैंड करना, ये दो चीजें हैं जो कि पेलियंटोलॉजी के जरिए एवोल्यूशन को स्टडी करना और मतलब माइक्रोबायोलॉजी और डीएनए के जरिए एवोल्यूशन को स्टडी करना में, कि ये बेसिकली चांद पे लैंड करना है, वो चांद को दूर से दूरबीन से देखना है। ठीक है, कि चांद को दूरबीन से तो आज से 700 साल पहले भी हम देख रहे थे। समझ गए मेरी बात? ये डिफरेंस है दोनों। ठीक। तो एवोल्यूशन इज अ अच्छा, फैक्ट। कोई इस बात को, जिस बंदे में दिमाग है वो डिनाई नहीं कर सकता। और जिसने एवोल्यूशन पढ़ी है, एवोल्यूशन का मसला ये नहीं है। उस दिन गुलजार भाई ने वो एक एथियस्ट को बुलाया था अपने चैनल पे, और उसने एक बात बड़ी अच्छी की, और आई एम गोइंग टू अडॉप्ट। ये नहीं कहना कि आप एवोल्यूशन को बिलीव करते हैं कि नहीं, आप एवोल्यूशन को समझते हैं कि नहीं, क्योंकि ये लोग एवोल्यूशन को समझते नहीं है। ये क्वेश्चन बिलीफ का नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग का है। जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना, वो कहता है मैं एवोल्यूशन में बिलीव नहीं करता। जिसको होती है ना, वो ये कभी भी नहीं कहता। हाँ, ये बात देखिए ओवरऑल तो देखिए एवोल्यूशन का जो एविडेंस, ओवरऑल मैकेनिज्म्स पे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, और उस पे तो क्वेश्चन डेफिनेटली होते भी हैं। और ओवरऑल जो एवोल्यूशन का एविडेंस है, जिसमें हमें टाइम, ओवर द टाइम जो फॉसिल रिकॉर्ड डिफरेंट मिलता है इन डिफरेंट लेयर्स, और एज वी गो बैक इन टाइम वी डोंट फाइंड कॉम्प्लेक्स बीइंग्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। ये एक आई थिंक बहुत बड़ा प्रूफ है। और ये क्रिएशनिज्म अगर या तो बताए कि हाँ वाकई में यही तरीका कार अडॉप्ट किया था, इवन देन दे हैव टू प्रूव समथिंग। अदरवाइज इसके अलावा व्हाट इज द इन्फेरेंस जो इस पे बंदा इस किस्म के एविडेंस पे बना सकता है, मुझे भी समझ में नहीं आता। दिस इज द ओनली इन्फेरेंस जो बंदा कर सकता है कि जब व्हेन यू गो बैक इन टाइम आपको लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है इन द लेयर्स ऑफ द। या बल्कि मैं अब अगला सवाल जो आपसे करने वाला था वो भी थोड़ा सा उससे रिलेटेड था, क्योंकि क्रिश्चियंस जो हैं उनका वर्ल्ड व्यू जो है वो ना सिर्फ एवोल्यूशन को उन्होंने रिजेक्ट करना होता है, उन्होंने जो है वो ये कार्बन डेटिंग को भी रिजेक्ट करना होता है बिकॉज दे बिलीव इन यंग अर्थ, और प्लस उन्होंने बिग बैंग को भी करना होता है बिकॉज वो भी उन्हीं के सॉर्ट ऑफ उसमें आ जाता है। तो जैसे ये कुछ पेपर्स एवोल्यूशन पे क्रिएशनिस्ट ने बना लिए हैं और क्रिएशन ने लिखे हैं, क्या ऐसे कुछ रिसर्च पेपर्स बिग बैंग पर की को डीबंक करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए, और इसी तरह से कार्बन डेटिंग और रेडियोमेट्रिक डेटिंग को भी डीबंक करने के लिए भी क्रिश्चियन ने इस तरह के कोई इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं, या ये सिर्फ एवोल्यूशन पर ही इतना ज़्यादा इस तरह का काम हुआ हुआ है? बिकॉज मेरा क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम्स तो सिर्फ एवोल्यूशन के खिलाफ जो रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं उनको पिक कर लेते हैं, बट उनको इग्नोर कर देते हैं। अगर कोई बिग बैंग या उस पर जो सवालात क्रिश्चियन उठाते हैं वो भी फिर उसको भी उठाएं, लेकिन वो उसको नहीं उठाते, क्योंकि बिग बैंग को तो वो बहुत सारे वैसे ही मानते हैं कि जी वो तो कुरान में जिक्र है। तो पेपर्स तो मेरा ख्याल है शायद, अब मुझे लगता है कि शायद उस पर भी लिखे होंगे नहीं, क्रिश्चियन। मगर उससे उससे इनको नहीं है कोई भी। हाँ मुझे बिग पता है बैंग से मेरा, इनको लेकिन कोई क्वेश्चन, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ किन को, क्रिश्चियंस को? हाँ, नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ लेकिन अब ये सिर्फ वो इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएशन रिसर्च वाले या यंगर क्रिएशनिस्ट जो है, इनको प्रॉब्लम है बिग बैंग से, दूसरों को नहीं है। डिस्कवरी इंस्टीट्यूट वालों को नहीं है। ठीक है, नहीं है, ठीक है। और इस पर कोई इस तरह का रिसर्च वर्क जिस तरह से मैं कहूँ इन लोगों ने किया है, तो यहाँ तो नहीं क्योंकि है, डिस्कवरी ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूट वो इस तरह का नहीं है। ठीक। मगर ये मैं आपको बात बता दूं, ये हमारे कैसर साहब या और जो इधर उधर दूसरे फिर रहे हैं, जितने भी साहिल अदीम वगैरह या इस तरह के, ये जितनी बातें करते हैं, कैसर साहब तो टोटली डिटो कॉपी करते हैं ना डिस्कवरी इंस्टीट्यूट जी से जी जी और वो तो- इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएशन रिसर्च से। कैसर साहब को आई एम सॉरी टू से कि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि बायोलॉजी है क्या असल में। ठीक है, तो ये बात है। कैसर साहब को तो बेचारे को कुछ भी नहीं पता, उस बंदे को नहीं आपने पता। आई एम रियली थॉरली डिसअपॉइंटेड बाय हिम कि मैं असल में, मुझे कोई थोड़ा सा, मैं चाहता था कि मेरी एवोल्यूशन पे डिबेट हो किसी से पाकिस्तान में पहली, क्योंकि एवोल्यूशन में हमने डिबेट की थी। ठीक है ना, मैं चाहता था कि मेरा खुद का इरादा था कि मैं किसी को पकड़ूं ऐसे बंदे को जो कि एंटी एवोल्यूशनिस्ट हो और मैं उससे एवोल्यूशन पे डिबेट करूं। इसमें कैसर साहब का कोई कमाल नहीं है कि वो मेरे से डिबेट करना चाहते थे और मैंने कर ली। नहीं, मैं करना चाहता था डिबेट तो मैंने उनसे कर ली। ठीक है, मगर मुझे कोई ऐसा बंदा पकड़ना चाहिए था जिसको जरा थोड़ा बहुत तो पता होता ना कि बायोलॉजी कैसे काम करती है। कैसर साहब तो बिल्कुल पैदल हैं असल।
ठीक है, हाँ। मैं बल्कि आप एक जो पॉइंट आपने बीच में और बताया कैसर था, साहब ने, मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि कैसर साहब ने आज तक एवोल्यूशन पे कोई कंप्लीट किताब, आई एम सॉरी टू से, नहीं पढ़ी। हाँ, आप जो ठीक बीच है, में एक और बात कर रहे थे, मजे की बात यह है कि उन्होंने एंटी एवोल्यूशनिस्ट भी कोई कंप्लीट किताब नहीं पूरा पढ़ी, नहीं पढ़ा। इंटरनेट वीडियोस और छोटी मोटी बस ऐसी चीजें चल रहे हैं। हाँ, ठीक नहीं, है, और एक बात जो डेफ़िनेटली उस डिबेट के स्टार्ट में थी, उन्होंने खुद ये बोला था कि रिसर्च पेपर या जब भी कोई स्टडी होती है, तो उसमें से डेटा तो ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन जो इन्फरेंस होती है ना उससे, वो दैट इज़ नॉट नेसेसरीली कि वो भी सही समझी जाए। लेकिन उन्होंने जो उसमें रिसर्च पेपर से जो भी उठा के डाला था, वो दोज़ वर ऑल इन्फरेंसेस फ्रॉम जो भी जिसके भी इन्फरेंसेस थे, बट दोज़ वर ऑल इन्फरेंसेस। वो हालाँकि शुरू में उन्होंने कहा था कि वो डेटा इज़ व्हाट शुड बी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट, जो डिस्कस होना चाहिए जिसके बारे में। तो बहरहाल वो तो डिबेट मैंने उस पे तो जो भी बंदा कहे। आपने भी जो एक और बात की थी कि एवोल्यूशन जो है वो फ्रॉम स्क्रैच नहीं कोई चीज़ स्टार्ट करती। तो मेरा आई थिंक जब मैं क्रिटिकली तो हमेशा सोचता था, लेकिन जब मुझे कुछ ज़्यादा डाउट्स आना शुरू हुए थे, तो उस टाइम के जो शुरू की चीज़ें थी, उनमें से एक तो फ़िलॉसफ़ी इटसेल्फ थी, उसकी स्टडी जब मैंने की थी तो वो आया था। प्लस मैंने रिचर्ड डॉकिंस की 2 ख़ास तौर पे वीडियोज़ जब मैंने देखी, एक थी लैरिंजियल नर्व के बारे में, और उसमें उनकी वीडियो, वो एक जिराफ को उन्होंने टेबल पे पूरा रखा हुआ था, उनकी का जिराफ की कार्कस थी, और उन्होंने बताया कि जी दिस इज़ द लैरिंजियल नर्व, जिसने यहाँ से दिमाग पे जाना है, और उसमें से एक तो छोटी है, लेकिन जो दूसरी है वो है, होती है हर एक, ऑलमोस्ट हर मैमल में या हर ऑलमोस्ट हर जानवर में, क्योंकि फिशेस में भी होती है। बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ डायरेक्ट रूट एंड अ डायरेक्ट शॉर्टेस्ट रूट, वो एक हार्ट की आर्टरी से होती हुई फिर वो वापस ऊपर आती है, और यानी वो इट पूरा डजंट मेक पहले सेंस। नीचे जाती है फिर ऊपर आती एग्जैक्टली। है, फिर ऊपर और आती है। जिराफ की क्योंकि गर्दन इतनी लंबी है, तो वो इतनी एग्जैजरेटेड है कि ये लिटरली उसने दिखाई जब, और मेरे दिमाग में सवाल आया कि मतलब हाउ डज इट मेक सेंस? ये तो क्या कहते हैं, बिल्कुल भी इट डजंट मेक सेंस कि अगर ये वाकई में किसी ने इंटेलिजेंट डिजाइन किया है, तो ये क्या हो रहा है? इट मतलब डजंट मेक सेंस। और प्लस जो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है, व्हिच इज इन्वर्टेड, क्योंकि उसकी जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, दोज आर इन फ्रंट ऑफ द जो आपकी हैं, जो आपकी क्या होते हैं, जो कोन्स एंड रॉड्स होती है ना, जो डिटेक्ट करती हैं लाइट को, हाँ, लाइट वो ये सेंसिटिव सारी जो बात सेल्स हैं है कि हमारे। वो भी एग्जैक्टली। जो तो आंख में जो ऑप्टिकल नर्व है, जी, वो वो दो भी एक वो ऐसी उसके जगह फ्रंट में कनेक्टेड है बनते कि ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करती है। हैं। दूसरी बात है कि वो फ्रंट लाइट में है सामने से गुजर के आती है, ठीक है। अगर थोड़ी सी डिफरेंट अरेंजमेंट होती तो आंख बहुत अच्छी होती। हमारी आंख तो के बहुत ये सारे बिल्कुल डिफेक्ट्स ऐसे होता है। हैं जो कि एवोल्यूशनरी रीजंस हैं जिनकी, जी, वो एक लंबी बहस है, फिर ठीक, उस पर कभी फिर वो बात करेंगे। लंबी काफी बहस है। लंबी मेरी आपसे बिल्कुल। कन्वर्सेशन हो गई है। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। जी, ठीक है, जी। चलें, ठीक है, शुक्रिया। चलें ओके गालिब, ओके। शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।